आइए आज हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जानते हैं कि वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों अथवा ध्वनि की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों, वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों अथवा ध्वनि की चाल पर वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों अथवा ध्वनि की चाल पर दाब, ताप, आर्द्रता, इत्यादि का प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पर इस दाब, ताप, आर्द्रता इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। जो हम लोगों ने ध्वनि की चाल के लिए सूत्र प्राप्त किया लाप्लास के करेक्शन के द्वारा, वो है v = p/d। क्या है? v = p/d, जहाँ गामा ये पाइशन रेशियो है, p ये माध्यम का प्रारंभिक दाब है और d है माध्यम का घनत्व। अब जैसे ध्वनि की चाल ये v परिवर्तित होगा जब p या d ये परिवर्तित होगा, तो p दाब है, तो दाब के परिवर्तन पर v का मान बदल जाना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यदि गैस का ताप स्थिर है, जिस माध्यम में ध्वनि संचरित हो रही है उस गैस का ताप स्थिर है, तो आदर्श गैस के सूत्र से हम कह सकते हैं PV = RT। और PV = RT में अगर T को हम नियत कर देते हैं, तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। P बराबर हम लिख सकते हैं RT/V। ये लिख सकते हैं हम RT/V है आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान और बटा घनत्व। यम अणुभार हो गया और d इसका घनत्व हो गया, मतलब V = m/d का हमने प्रयोग किया है। तो हम लिख सकते हैं यही P = V हो गया RT/m, और ये d आपका ऊपर चला गया, या इसी को हम लिख सकते हैं P/d ये बराबर RT/m। R आपका गैस नियतांक है, ये कांस्टेंट होगा। T आपका नियत रहेगा। जब हम T को कांस्टेंट रखेंगे तो RT/m ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट है ना। जब आपका T ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ताप अगर स्थिर है तो P/d ये कांस्टेंट हो गया। P/d कांस्टेंट होने का मतलब जब दाब आप बढ़ाएंगे, P बढ़ाएंगे तो घनत्व भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, अर्थात P/d ये नियत हो जाएगा। और जब P/d नियत हो गया तो V पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब कि यदि गैस का ताप नियत है तो ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये लाइन हम लोग लिख लेते हैं, यदि गैस का ताप नियत रहे, गैस का ताप
नियत रहे तो ध्वनि की चाल पर दाब का ध्वनि की चाल पर दाब का या दाब परिवर्तन का दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। कोई प्रभाव नहीं होता। कोई प्रभाव नहीं होने का मतलब अगर हम प्रेशर और इस ध्वनि की चाल में एक ग्राफ खींचें, ये आपका P है और ये ध्वनि की चाल V है, तो P के बदलने पर V पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका मतलब हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ये पहला हो गया आपका दाब का प्रभाव। अब दूसरा हम लोग जानते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जानते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ P/D = भी RT/m ज्ञात किया। P/D ये बराबर हो गया हमारा RT/m। यहाँ तो हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, लेकिन अब टेम्परेचर ना कांस्टेंट किया जाए, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया जाएगा तो P/D के जगह पे अगर हम ये वैल्यू रखें RT/m, तो ध्वनि की चाल V = भी कितना हो गया √γ, और P/D की जगह पे हो गया हमारा RT/m। V बराबर √γ RT/m। सूत्र हमारा क्या है, ये V = भी √γ P/D, और P/D की जगह पे हम लोगों ने यहाँ RT/m प्राप्त किया है, तो RT/m की वैल्यू अगर हम लिख दें तो V = भी √γ RT/m। ये हमें एक सूत्र भी प्राप्त हो जा रहा है, V = भी √γ RT/m। तो गामा RT/m में हम देखते हैं कि V इज़ प्रोपोर्शनल, लिख सकते हैं √T। तो V इज़ प्रोपोर्शनल √T। इसका मतलब किसी गैस में ध्वनि की चाल ये गैस के परम ताप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V² इज़ प्रोपोर्शनल T। तो V² इज़ प्रोपोर्शनल T। V² और T में अगर हम ग्राफ लें, ये यहीं बना दे रहे हैं, ये देखिए V² और इधर हम परमताप T को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो V² और T ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ताप बढ़ाने के साथ साथ V² ये बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से अगर हम T और V के बीच ग्राफ खींचें, ये T और V के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो हमें एक कर्व मिलेगा, लेकिन ये बढ़ता हुआ ही जाएगा। ताप बढ़ाने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के V इज़ प्रोपोर्शनल √T होगा। ताप के परम ताप के वर्गमूल के ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब ये देखते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी सूत्र लिखा कि V = भी √γ RT/m। जैसे सूत्र हमने लिखा कि V = भी √γ RT/m। इसे हम ऐसे लिख दें √γ R/m और फिर √T, ये यहाँ कर देते हैं। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वेलोसिटी v0 लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, ये हो गई अंडर रूट गामा r बाई m, और अंडर रूट तो t की जगह पे क्या लिख सकते हैं 0 और प्लस 273। v0 इक्वल्स टू भी होगा अंडर रूट गामा r बाई m, फिर अंडर रूट 0 प्लस 273, और t डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल, यही वी टी इक्वल्स टू भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा r बाई m, और अंडर रूट 0, तो 0 की जगह पे t डिग्री हो जाएगा, t डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 273, दोनों को डिवाइड कर लिया जाए तो ये हो गया वी टी बाई v0, इतना बटा ये होगा, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी प्लस 273 बटा 273, इसे हम लिख सकते हैं अलग अलग कर दिया जाए तो 273 बटा 273 ये 1 हो गया, प्लस टी बाई 273 होल इज टू द पावर 1/2, और बायनोमियल प्रमेय से इसको विस्तार कर देते हैं, है ना, द्विपद सिद्धांत से। द्विपद सिद्धांत से हम लिख सकते हैं वी टी बाई v0, ये वैल्यू t के हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 t बाई 273। तो इस तरह से हम देखते हैं वी टी इक्वल्स टू बी v0 1 प्लस 1/2 और t बाई 273। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड है। कितना है 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वी टी इक्वल्स टू भी 332 1 प्लस 1/2 टी बाई 273। तो वी टी इक्वल्स टू भी ये हो गया 332 और प्लस 332 बटा 2, तो 166 बटा 273 ये टी हो गया, और हम इसे लिख सकते हैं 332 और प्लस 0.61 टी, ये वैल्यू किस में आएगी मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब वी टी इक्वल्स टू भी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं v0 भी, वी टी इक्वल्स टू भी v0 प्लस 0.61 टी। अगर टी को हम डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल है वो कितना बढ़ जाता है 0.61 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में ही वैल्यू रहेगी। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो ध्वनि की चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। आर्द्रता का प्रभाव हम देखते हैं तीसरा, नंबर 3, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता का प्रभाव क्या होगा, हम ये फार्मूला जान ही रहे हैं कि V इक्वल्स टू बी अंडर रूट गामा P बाई डी। इसका मतलब घनत्व पर निर्भर कर रहा है। हम ये देखते हैं अक्सर कि जैसे बारिश हुआ हो तो बरसात के मौसम में हमें बहुत दूर के कल कारखानों का सायरन या रेल की सीटियाँ ये दूर से ही सुनाई देती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उतनी दूर से नहीं सुनाई देती हैं। इसका कारण ये होता है
कि बरसात के दिनों में आर्द्रता ये शुष्क वायु की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो V = V √γ/P/d के अनुसार आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल ये शुष्क वायु की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में घनत्व जो है वो घट जाएगा, उसमें वायु के स्थान पर जल के कण ज़्यादा आ जाएंगे। तो डेंसिटी जो है ये आर्द्रता के कारण वायु की डेंसिटी ये घट जाएगी। वायु की डेंसिटी घटने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाती है। बढ़ जाने का कारण क्या है? जैसे V = V √γ/P/d। जब वायु शुष्क होगा तो D अधिक होगा, D का अधिक मान होने के कारण V का मान कम होगा। लेकिन जब आर्द्र मौसम हो जाएगा तो आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व घट जाएगा, उसमें जल कण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो वायु की डेंसिटी घट जाएगी। वायु की डेंसिटी कम होने के कारण V का मान बढ़ जाएगा। तो आर्द्रता के कारण जो है ध्वनि की चाल ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। चौथा ये देखते हैं कि वायु की गति का इस पर क्या प्रभाव होता है। वायु की गति का प्रभाव ये तो बहुत सामान्य सा है कि जिस दिशा में वायु बह रही होती है उस दिशा में आप आवाज़ दीजिए तो बहुत दूर तक सुनाई देती है, और अगर उसके विपरीत दिशा में आप किसी को बुला रहे हैं तो आवाज़ दूर तक नहीं जाती है। इसका मतलब वायु के चलने की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु के चलने की दिशा में, वायु के चलने की दिशा में ध्वनि की चाल वायु के चलने की दिशा में ध्वनि की जो चाल होगी वो जो वायु की चाल है और जो ध्वनि की चाल है दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। W क्या है? यहाँ हम वायु की चाल ले लेते हैं, और वायु के चलने के विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल, वायु के चलने की विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल, तो ये कम हो जाएगी, विपरीत दिशा में कम हो जाएगी। जहाँ जो W है ये वायु की चाल ले लेते हैं, ये वायु की चाल। एक पांचवा पॉइंट देखते हैं कि आवृत्ति का इस वायु की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर हम देखते हैं आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इसका आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका हम उदाहरण के रूप में ऐसे जान सकते हैं कि विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि तरंगें ये वायु में एक साथ चलती हैं। जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है तो तमाम वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो वाद्य यंत्र विभिन्न आवृत्तियों के होते हैं। तो विभिन्न आवृत्तियों के होने के बावजूद भी हमारे कान में वो एक साथ आते हैं, अर्थात ध्वनि की चाल वो अपनी ही चाल से चलती है। ध्वनि की चाल पर इन आवृत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है।
विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल। विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल। मान लेते हैं कि दो गैसें, उन गैसों के लिए गामा एक ही है, पायसन रेशियो वही है। ध्वनि की चालें एक गैस में V1 और एक गैस में V2, उनके घनत्व भी अलग अलग हैं। मान लीजिए कि इस एक पहले गैस का घनत्व D1 और दूसरे गैस का घनत्व ये D2, ये इस तरह से है, अलग अलग घनत्व है और अलग अलग उनके ध्वनि की चालें हैं। दोनों ही गैसों के लिए, ये प्रथम गैस और ये दूसरा गैस, दो अलग अलग गैस हम ले रहे हैं। एक में वेलोसिटी V1, एक में वेलोसिटी V2 है। डेंसिटी पहले गैस में D1, दूसरे गैस में D2 है। और दोनों ही गैसों के लिए गामा मतलब पायसन रेशियो ये वही है और P आपका वही है। तो सूत्र के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू बी अंडर रूट गामा P/D1। और दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल्स टू बी अंडर रूट गामा P/D2। अगर हम दोनों डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V1/V2 ये इक्वल्स टू बी अंडर रूट D2/D1। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि गैसों में जो ध्वनियों के वेगों का अनुपात है, ये उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ये यहाँ सूत्र से भी हम जान सकते थे शुरू में, V इज प्रोपोर्शनल अंडर रूट 1/D, मतलब V1/V2 इक्वल्स टू बी अंडर रूट D2/D1। और इसी तरह से अगर हम ताप के लिए लें, अगर गैसों के अणुभार M1 तथा M2 हो, तो M1 और M2 हो तो V1 बराबर अंडर रूट गामा RT/M होता है। तो अंडर रूट गामा RT/M1 हो गया। दूसरे गैस के लिए V2 बराबर अंडर रूट गामा RT/M2 हो गया। जैसे यहाँ आपका गामा और P ये दोनों कांस्टेंट था, ऐसे उन दोनों गैसों के लिए हमारा गामा और T ये कांस्टेंट होगा। अगर दोनों हम फिर डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, V1/V2 ये इक्वल्स टू बी अंडर रूट M2/M1। इसका मतलब कि विभिन्न गैसों में जो ध्वनि की चालें होती हैं, ये इनके घनत्वों और अणुभारों, घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं और अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। एक टॉपिक पर और हम लोग चर्चा करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा उसी गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध। आइए ये देखते हैं, किसी गैस में ध्वनि की चाल, किसी गैस में ध्वनि की चाल, किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल तथा उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध। किसी गैस में ध्वनि की चाल
तथा उसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध। अब हम ये जानते हैं अगर गैस की चाल v है तो v इक्वल्स टू बी अंडर रूट गामा p बाई डी, जहाँ गामा क्या हो गया, पाइशन रेशियो हो गया, p ये गैस का दाब हो गया और d गैस का घनत्व हो गया। और अणुगति सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं, अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो दाब होता है वो P इक्वल्स टू बी 1/3 mn अपान v और v स्क्वायर बार होता है। और mn बाई v ये n अणुओं का द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन, ये द्रव्यमान बटा आयतन ये घनत्व हो गया, तो 1/3 ये d और v स्क्वायर बार हो गया। तो हम लिख सकते हैं VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये होगा अंडर रूट v स्क्वायर बार, और v स्क्वायर बार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हमारा हो गया, v स्क्वायर बार की जगह पे लिख सकते हैं 3p बाई डी, तो 3p बाई डी हो गया। तो VRMS हो गया हमारा अंडर रूट 3p बाई डी और v इक्वल्स टू भी हो गया अंडर रूट गामा p बाई डी। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इसे समीकरण 1 ले लें और इसे समीकरण 2 ले लें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर आपका हो गया v बाई VRMS और ये बराबर हो गया अंडर रूट, आप देखिए p बाई डी और p बाई डी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा गामा बाई 3। तो v इक्वल्स टू बी v बाई VRMS ये इक्वल्स टू बी अंडर रूट गामा बाई 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू बी अंडर रूट गामा बाई 3 VRMS। तो v इक्वल्स टू बी हो गया अंडर रूट गामा बाई 3 और VRMS। अच्छा, गामा बाई 3, अंडर रूट गामा बाई 3 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। किसकी वैल्यू? अंडर रूट गामा बाई 3 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। इसका मतलब v की वैल्यू हमेशा VRMS से कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल से कम होती है। किसी गैस में ध्वनि की चाल उस गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल से कम